फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे दृष्टि आईएएस का जो साइंस का बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। और ये इम्पोर्टेंट सेशन होगा आपका आगामी बीपीएससी एग्जाम जो होने वाली है, री एग्जाम, उसके लिए। इसके साथ ही अन्य किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ पर साइंस आपका पूछा जाता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन बुक बनाया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के। एनसीईआरटी का सारा पोर्शन कवर किया गया है और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट अलग से फैक्ट्स दिए गए हैं। हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बिल्कुल उसको हाईलाइट करके बताऊंगा, आप लोग को मार्क करके बताऊंगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। और आपका जो इसमें, चलिए इसको जूम कर देता हूँ तो देखिए क्या है, हीट एंड वर्क। और ध्यान रखिएगा इसे ऑलरेडी दो चैप्टर आपको करवा दिया गया है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, दृष्टि आईएएस साइंस बोल के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से बाकी का सेशन देख सकते हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, काफी बातें हो गई। तो देखिए इसमें है, हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक सेकंड दीजिए। चलिए क्या बोल रहा है, हीट और वर्क आर टू डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम। हीट और वर्क क्या है, दो अलग चीज है। इससे क्या होता है, ट्रांसफरिंग होता है एनर्जी का वन सिस्टम से टू अनदर। तो देखिए वर्क देख लेते हैं, बिल्कुल हम लोग आराम से एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट जाएंगे, और घबराइए मत, बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी ओरिएंटेड जो आपको पूछा जाएगा सारा कुछ कवर होगा। उसके बाद कुछ हम लोग इसका इस चैप्टर से रिगार्डिंग एमसीक्यू भी कर लेंगे। तो आप पूरे सेशन को देखिए, और फिर वीडियो को पसंद आए तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। चलिए तो देखिए कंसेप्ट ऑफ वर्क देख लेते हैं क्या होता है। व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स F act on an object and the displacement is of the object takes place in a straight line in the direction of force, it's said to be work। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी कांस्टेंट फोर्स एक्ट होगा ऑब्जेक्ट पे, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा टेक प्लेस होगा क्या, स्ट्रेट लाइन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस तरह से जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेड टू बी वर्क कहेंगे। वर्क को किससे डिनोट करेंगे, तो ये सब जो है वो डिनोट कर रहे हैं, फोर्स एफ से, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस से, और वर्क कैपिटल डब्ल्यू से। तो देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डब्ल्यू इंटू एफ इंटू स्मॉल एस। आइए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। The work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force। नेक्स्ट है इसमें वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। वर्क क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। तो जैसा हम लोग पहले के चैप्टर में देखते हैं, जिसमें स्केलर क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, और जिसमें दोनों होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी का। ध्यान रखिएगा। और ऐसा यूनिट, ये सब देखिए जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। वर्क क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसा यूनिट क्या क्या होता है इसका, तो जूल होता है। जूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जे से करते हैं, देखिए कैपिटल जे से, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो a force acting on object may not act in a direction in which the object moves। क्या बोल रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट में नॉट, ऐसा भी हो सकता है कि ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसमें एक्ट उसी तरफ वो ना लगे। द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो देखिए जो एंगल बिटवीन क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या डिफाइन करेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डिफाइन करेगा, जिसमें पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, या जीरो भी हो सकता है। डन ऑन द बॉडी, कितना वर्क डन हुआ, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। यही बोल रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव। वर्क डन क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, कब, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और इन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट 0 to 90। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। तो ये क्या हो गया, एक तरह से पॉजिटिव वर्क डन हो गया।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका इसमें, वर्क डन इज निगेटिव। अब निगेटिव देखिए कब होगा, व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट होगा तो क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द एंगल बिटवीन द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑब्ट्यूज यानी कि 90 टू 180, तो उस केस में क्या होगा, आपका वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड द फोर्स एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वेयर डिस्प्लेसमेंट एक्ट इज अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए अगर कोई हम लोग हवा में उछालेंगे कोई भी किसी भी चीज को, कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स क्या होगा, एक्ट करेगा, कौन सा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका डाउनवर्ड उसको उस पे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अपवर्ड लगेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका वर्क डन हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। अब देख लीजिए जीरो कब होगा, व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब परपेंडिकुलर वाला केस हो जाएगा, और व्हेन आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उस केस में क्या होगा, और क्या बोल रहा है, और व्हेन आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हो जाएगा। तो फिर देखिए इसका एग्जांपल देखिए तब समझ में आएगा, व्हेन वी होल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड वॉक द फोर्स एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वेयर एज डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब आइए इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी, वर्क डन हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनर्जी, तो आइए कंसेप्ट देख लेते हैं इसका, एनर्जी का क्या है। एनर्जी इज ए कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म ए वर्क, क्या है, एक कैपेसिटी है जिससे बॉडी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा कोई भी वर्क। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी, जो काम करेगा उसका लॉस होगा एनर्जी, और जिस पे काम होगा वो गेन करेगा एनर्जी। सिंपल सा थ्योरी है। अब देखिए इसको ध्यान रखिएगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट ध्यान रखिएगा, इसका क्या होता है, जूल। देयर आर, तो वर्क डन का भी ऐसा यूनिट क्या था, जूल, और आपका एनर्जी का भी वर्क ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका, जूल हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो देखिए ये सब क्या है, एनर्जी का टाइप है। कौन कौन सा, मैकेनिकल, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और लाइट, ये सब आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे, इतना तो समझाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। चलिए अब देख लेते हैं क्या करके, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है, हीट और थर्मल एनर्जी इज एनर्जी ओइंग टू द मूवमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। क्या होता है वो, मूवमेंट और एटम और मॉलिक्यूल के मूवमेंट से जनरेट होता है। फिर है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एनर्जी किस तरह का एनर्जी है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का टाइप है लाइट एनर्जी। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, लाइट में क्या होता है, फोटॉन्स होता है, जैसे इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स, इसमें फोटॉन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट एटम्स हीट अप। तो कब ये प्रोड्यूस होगा, जब ऑब्जेक्ट हीट अप होगा, तो एटम उसका हीट अप होगा तो क्या होगा, फोटोन। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। ये था आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का यहाँ पे डायग्राम से दिखाया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन इन स्टार, स्टार में आप कोई भी ले लीजिए, तो वो हो गया आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए यहाँ से ये लाइट और ये बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी दिखा रहा है जो बैटरी में रहता है। फिर आपका यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी देख सकते हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी। अगर ये स्टेबल फॉर्म में यहाँ पे है, पेड़ में जो फल है वो पोटेंशियल एनर्जी में, और जब वो नीचे गिर रहा है तो उसमें जो एनर्जी है वो कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए थर्मल एनर्जी, अगर हीट अप करेंगे फिर इसमें कुछ चेंजेज होगा तो वो हो जाएगा आपका केमिकल एनर्जी। ये सिंपल डायग्राम है समझने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी क्या है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्ट फ्रॉम ए मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह ये मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म करता है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा। और केमिकल एनर्जी फिर होता है, केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय केमिकल रिएक्शन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग और फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हो गया केमिकल एनर्जी। अब हम लोग आगे देखेंगे,
इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? दिस एनर्जी इज फ्रॉम द इंटरेक्शन विद द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा, ये कैसे फॉर्म होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम। एटम के प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन। किस तरीके से रिलीज होता है? दो तरीका है आपका, देख लीजिए उसमें। एक हो गया फ्यूजन और दूसरा हो गया फिजन। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, सनलाइट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, मतलब सन में, जिसके वजह से वो इतना ग्लो कर रहा है कंटिन्यूअसली और उतना हीट जनरेट कर रहा है। तो बताइए उसमें फ्यूजन हो रहा है कि फ्यूजन हो रहा है? काफी एग्जाम में पूछा गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। और आप इसका कमेंट में आप लोग बताइएगा इसको। चलिए, मैकेनिकल एनर्जी देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी होता है सम, किसका सम? काइनेटिक एनर्जी का, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसका? बॉडी का। बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, चाहे वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो या हॉरिजॉन्टल में हो, पॉजेज एनर्जी एंड कैन डू वर्क। दस काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। तो कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या है? काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ मोशन है। मोशन के वजह से जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ बॉडी ऑफ मास एम, कोई बॉडी है उसका मास एम है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v, देन द काइनेटिक एनर्जी, तो के क्या होगा? कोई बॉडी है उसका मास एम है और जो जिस वेलोसिटी से घूम रहा है वो v है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला को, छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जा सकता है आपको एग्जाम में, तो सिंपल से आप इस पे निकाल सकते हैं। अब आइए आगे देख लेते हैं। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल, अगर मास अगर डबल हो गया, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो गेट डबल। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये डबल हो गया, ये हाफ हो गया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो देखिए, मास अगर किसी का डबल हो जाएगा बॉडी का, तो उसका काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है क्या होगा। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी भी उसका डबल हो जाएगा, एंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस, और वेलोसिटी भी दुगना हो जाएगा। देन नहीं, क्या बोल रहा है? एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस द काइनेटिक। हाँ, देखिए, अगर मास डबल होगा, डबल क्लियर करके मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिए। चलिए देखिए, बोल रहा है किसी बॉडी का अगर मास डबल होता है, कहाँ गया? हाँ, किसी बॉडी का मास डबल हो जाता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी अगर डबल होता है, ट्वाइस मतलब डबल, अगर वेलोसिटी डबल होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन अदर वर्ड्स, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क, जो ऑब्जेक्ट तेज मूव कर रहा है वो ज्यादा वर्क करेगा, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। अब इसमें देख लीजिए, बहुत अच्छे डायग्राम से समझाया गया है इस बुक को, यही इसका खासियत है। चलिए एक बार मैं इसको फिनिश कर देता हूँ पोटेंशियल को, फिर आपको डायग्राम दिखाऊंगा। चलिए, उसका काइनेटिक का एक बार एग्जांपल देख लिया। A bullet fired from a gun, blowing wind and rotating wheels all possess kinetic। देखिए, अगर गोली को अगर सिंपली किसी को इतने डिस्टेंस से हिट करते हैं, उसमें ये नहीं है, मोमेंटम नहीं है, स्पीड नहीं है उसका, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल गोली अगर टच की जाए तो कुछ थोड़ी होगा। आपको उसको उसमें मोमेंटम देना होगा, उसमें वेलोसिटी रहेगी, तभी वो जाके कुछ डिस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? Potential energy is the energy possessed by an object because of its position or
कॉन्फ़िगरेशन। किसके वजह से रहता है? उसके पोजीशन से और उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसको पोटेंशियल एनर्जी रहता है। फॉर एग्जांपल वाटर कलेक्टेड एट हाइट और एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच स्प्रिंग पॉजेज ए पोटेंशियल एनर्जी। एग्जांपल है कोई भी वाटर कलेक्टेड हाइट पे और एनर्जी स्प्रिंग में जो अगर है वो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन रेज थ्रू ए हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी। उसका क्या होता है? हाइट जैसे बढ़ेगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगा। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे देख लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, पोजीशन एट हाइट h है एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन पोटेंशियल एनर्जी p क्या होगा? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और हाइट कहाँ पे है? ये तो हाइट h पे है, तो इसका p बताना है। तो p इक्वल क्या होगा? mgh। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। चलिए, p इक्वल टू mgh, इसको ध्यान में रखिएगा। और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बाकी तो आपको पता ही है, h क्या है? हाइट, m क्या है? मास ऑब्जेक्ट का। देन therefore an object is a given position can have a certain potential energy with respect to one level and different value of potential energy with respect to another level। यहाँ आपको डायग्राम में देखिए सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी इन हो रहा है, ठीक है, तो और यहाँ पे स्टेबल स्टेज में एक तरह से आ गया, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो डाउन पे आ रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है? इन हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। जैसे आप प्रैक्टिकली इसको सोचिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, इस तरह का अगर ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपको एनर्जी ज्यादा लगा रहा था, क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी इन हो रहा है। और यही सरफेस पे आ गया, मतलब लेवल पे आ गया, तो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी नहीं लगाना। और यहाँ पे अगर डाउन पे आ रहा है, तो देखिए खुद ब खुद साइकिल क्या होता है? चलने रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी आउट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये देखिए इसको बॉल हाथ में ली हुई है, तो यहाँ पे क्या है? सिंपल, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है पोजीशन में, तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही ये बॉल को छोड़ देगी, तो उसमें क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्या बोल रहा है? कि एनर्जी ना ही क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब नहीं बनाया जा सकता है, ना उसको खत्म किया जा सकता है, बट क्या होता है? कन्वर्टेड होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी ऑफ एनी बॉडी और सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। किसी भी बॉडी का और सिस्टम का जो एनर्जी रहता है वो क्या होता है? कांस्टेंट है। चलिए सिंपल सा समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए इसमें क्या बोलता है? दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉ है जो सभी सिचुएशन और सभी काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में वैलिड है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जो दुविधा है आपका दूर हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए देख लीजिए क्या बोल रहा है? डूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फॉल, फ्री फॉल गिर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से, तो देखिए क्या बोल रहा है? द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ appear एन अनइक्वल अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल रहा है? कि इसका जो P है पोटेंशियल एनर्जी वो घटेगा, उसी दौरान उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? बढ़ेगा। When the object is about to reach the ground, the kinetic energy would be the largest and potential energy the least। बोला जैसे ये मान लीजिए कि कोई भी, चलिए इस तरह से देखिए, मान लीजिए कोई हाइट पे सरफेस है ऊपर, यहाँ से कोई बॉल गिरती है, तो जैसे ही ये मान लीजिए लेवल है, ग्राउंड हो गया, ये जी हो गया, ये हाइट एच हो गया, यहाँ से कोई बॉल गिरती है, तो यहाँ पे जैसे ही ग्राउंड से ऊपर है, तो क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट होगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी लार्जेस्ट होगा बॉल, इस बॉल का, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? लीस्ट हो गया, मतलब सबसे कम होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए और यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन फॉर्म ऑफ एनर्जी देख लेते हैं।
डायनेमो। देखो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आपको, चाहे वो किसी भी पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी हो या जेपीएससी हो या किसी भी पीसीएस, तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछा गया है। कम्पिटेटिव रेलवे में भी आपको ये सेशन काम आएगा। तो बिल्कुल आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करने वाले हो, आपको अगर साइंस का पोर्शन वहां से पूछा जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप सभी का, आप सभी के लिए ये। इस सेशन को पूरा देखिए, लाइन बाय लाइन आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा एक एक चीज को एक्सप्लेन करके। तो चलिए देखिए, कन्वर्जन ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कि किसमें क्या होगा। जैसे डायनेमो, डायनेमो का नाम सुने हो आप लोग, क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा, या ये नाम दे देगा या फिर ऐसे दे देगा कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा डिवाइस कन्वर्ट करता है, या फिर डिवाइस का नाम दे देगा, आपको बताना है कि ये किस में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल मोटर, आप लोग देखे होंगे डायनेमो, इलेक्ट्रिकल मोटर भी देखे होंगे सब लोग। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू इंटू क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी। फिर है आपका लाउड स्पीकर, ये क्या करता है, ये तो सभी लोग देखे होंगे अच्छे से, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। डायरेक्ट आपको इसी तरह से प्रश्न पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर है आपका माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी। हम लोग बोल रहे हैं जो माइक्रोफोन, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या मैं माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं बोल रहा हूँ वो साउंड एनर्जी है। और जो फिर आप, और वो रिकॉर्ड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे रिकॉर्ड होकर फिर आपको मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे सोलर सेल, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है, आजकल तो बहुत ही इसका आप लोग देख देख रहे होंगे हर जगह सोलर सोलर। तो सोलर एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फिर बैटरी, ये भी बहुत पहले से है, इसको भी देख चुके होंगे आप लोग। केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हर घर में बैकअप रहता है, इन्वर्टर रहता है, तो उसमें बैटरी में देखिए उसमें क्या है, एक तरह का केमिकल है। वो क्या कर रहा है, आपको पावर सप्लाई दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके दे रहा है किसको, केमिकल एनर्जी को। अब आगे देख लेते हैं, हाउएवर द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट, हर पॉइंट पे दोनों का सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और दोनों का सम को मिला के हम लोग उसको क्या हो जाएगा, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। अब आगे है आपका इसमें नेक्स्ट जो है टॉपिक, वो है आपका पावर। तो आइए देख लेते हैं पावर में क्या है। ध्यान से रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप किसी भी ईयर का बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। मैं बार बार बीपीएससी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाला जो एग्जाम है उसी को ध्यान में रखकर ये सेशन को कराया जा रहा है। बाकी ये सेशन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर साइंस का सेक्शन पूछा जाता है। तो देखिए पावर क्या होता है, देखिए इस सेशन में खास बात यह है कि अगर आप एनसीईआरटी उठा के अभी पढ़ते हैं तो आपको बहुत समय लग जाएगा, उतना टाइम नहीं है। आप टू दी पॉइंट पढ़िए, और इसमें उतना ही दिया गया है जितना से आपका क्वेश्चन सारा कवर हो जाए, और कुछ छूटेगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कम दिया गया है। तो चलिए, पावर देखिए क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क या तो फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पावर इज इंक्रीज इफ वर्क इज डन फास्टर। जैसे पावर कब इंक्रीज होगा, जब वर्क डन बढ़ जाएगा। पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इससे पहले हम लोग जो जो पढ़े दोनों क्या है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी था, और उससे पहले हम लोग वर्क पढ़े, वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा इस बात को। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, वो स्केलर होगा। जिसमें बोथ होगा वो क्या होगा, आपका वेक्टर हो जाएगा। चलिए, मेजरमेंट ऑफ पावर कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए, इफ वर्क क्या बोला है, डब्ल्यू इज डन इन टाइम टी देन पावर। कोई भी वर्क होता है टाइम टी में तो हम लोग पावर क्या बोलेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, वर्क बटा टाइम हो जाएगा, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू बाई स्मॉल टी। पावर इज मेजर्ड इन एनर्जी, किसमें मेजर करते हैं, जूल में करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। द एसआई यूनिट पावर इज वाट, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट क्या होता है,
पावर का, तो वो होता है वाट, और जूल पर सेकंड दोनों होता है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वाट दे दे ऑप्शन में या फिर आपको जूल पर सेकंड यानी कि डब्ल्यू दे दे या फिर जे/एस दे दे, आपका दोनों करेक्ट है। ध्यान रखिएगा इस बात का। पावर का एसआई यूनिट क्या क्या होता है, वाट होता है और जूल पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है इसमें आपका 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड, ध्यान रखिएगा इसको। देन है आपका द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर फॉर मोटर व्हीकल्स एंड अदर मशीन्स इज हॉर्स पावर एचपी। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया। तो मैं डायरेक्ट इसी को हाईलाइट या मार्क कर देता हूँ कि 1 एचपी आपका 746 वाट। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो या फिर ये पीसीएस का, किसी भी एग्जाम में देख लीजिए आप, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट। चलिए आगे देखते हैं, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ एक ही चीज को। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट। देखिए हम लोग के घर में जो आता है उसमें देखते होंगे कि आपका मीटर कितने केवी का है, तो बोलते हैं ना किलोवाट का है। तो वो हो गया आपका जो जनरल सप्लाई रहता है 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, किलोवाट होता है, किलोवाट पर आवर, KWH। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग ए मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, जो बिल आता है आपका उसको क्या यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। हियर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट, ध्यान रखिएगा। 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज इन द 1 आवर एट अ रेट ऑफ 100 जूल पर सेकंड और 1 किलोवाट। ये हो गया आपका, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, फिर इतना जूल हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। चलिए अब नेक्स्ट है आपका हीट। हीट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट देख लेते हैं उसका। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ट्रांसफर बिटवीन सब्सटेंस और सब्सटेंस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन। आप लोग डेली इसको ऑब्जर्व करते होंगे, चाहे किचन में खाना बनते हुए देखिए, जो गैस में या फिर इंडक्शन में, इंडक्शन में नहीं बोल सकते हैं इसको, मतलब इसको बोल सकते हैं गैस में। देख लीजिए जो फ्लेम रहता है वो क्या कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, फिर उससे क्या हो रहा है, जो आपका बर्तन है उसको हीट अप कर रहा है, फिर वो उसमें क्या हो रहा है। तो इस तरह से एनर्जी क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चलते जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। हीट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू ए लोअर टेम्परेचर रीजन। क्या बोल रहा है, हीट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांजिट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर रीजन टू ए लोअर। हमेशा क्या होता है ट्रांसफर कैसे होगा, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, हीट अप है, तो हमेशा हायर टू लोअर रीजन में ये ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है बीइंग ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज कंजर्व्ड, इट कैन नॉट बी क्रिएटर और डिस्ट्रॉय। क्या बोल रहा है कि इसको भी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाउएवर इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या होगा, वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर होता जाएगा। हीट कैन बी ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू एंड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल a system turbine can convert heat to kinetic energy to run a generator that converts kinetic energy into electrical energy. A light bulb, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। A light bulb can convert this electrical energy to light। हम लोग बल्ब दिला रहे हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई से, वो क्या कर रहा है, उसको लाइट में एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। which when absorbed by a surface it converted back into the heat। अब जैसे कि पहले का बल्ब में देखते होंगे, अगर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी, जो 100 वाट का बल्ब आती है, आप पास में जाके देखिए उससे हीट जनरेट होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है ये क्या होता है, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलते हैं। बल्ब क्या कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, और फिर क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हीट के तौर पर कन्वर्ट कर दे रहा है। हीट इज मेजर्ड इन कैलोरी, ध्यान रखिएगा हीट को कैसे मेजर करते हैं, कैलोरी और जूल में। फिर कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ प्योर लिक्विड वाटर बाय 1 डिग्री
और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ये याद कर लीजिए आप लोग, 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है, 4.184 जूल। इसको ध्यान में रखिएगा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल होता है। अब नेक्स्ट है इसमें आपका ट्रांसफर ऑफ हीट। तो देखिए कैसा ट्रांसफर होता है उसको देख लेते हैं। हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय 3 मेथड्स। देखिए 3 तरीके से होता है। कौन कौन सा तरीका है? कंडक्शन इन सॉलिड, कन्वेक्शन ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैसेस कोई भी ले लीजिए, एंड रेडिएशन थ्रू एनीथिंग दैट विल अलाउ रेडिएशन टू पास। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट 3 तरीके से है, ध्यान से पढ़िएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका पूरा कंफ्यूजन यहाँ पे आज दूर हो जाएगा। बस इस सेंसर में बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बहुत सारे सेशन, करंट अफेयर का सेशन हो, साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, सारे सेशन आपको उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप इसको देखिए। बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं जो आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। जेपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत सारे सेशन जेपीएससी के लिए उपलब्ध है। मनीष रंजन सर का वीडियो जो बुक है उनका ऑब्जेक्टिव वो है। साथ में बहुत सारा चीज है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का। तो चलिए तो यहाँ पे 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होता है, हम लोग देख रहे थे। कौन कौन सा था? तो रेडिएशन था, फिर आपका कंडक्शन था और कन्वेक्शन था। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है। द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो इज फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू द सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। तो देखिए कंडक्शन एक एक करके देखते हैं, कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन ट्रांसफर हीट बाय डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कॉलिजन। कंडक्शन क्या होगा? डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कॉलिजन की वजह से होगा। कंडक्शन अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत ही अच्छे से। कंडक्शन तभी होगा जब कांटेक्ट में रहेगा। हीट फ्लो फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हीट हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया, वार्मर से कूलर की तरफ जाएगा और एरिया अंटिल बोथ आर द सेम टेम्परेचर। और जब तक दोनों सेम नहीं हो जाता जब तक वो ट्रांसफर होते रहेगा। Next, the movement of heat through a substance take place by means of molecular excitement within a material without bulk motion of the matter. Next is at the place where the two objects touch, the faster moving molecules of a warmer object collide with the slower moving molecule of the cooler object. क्या बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जाएगा तो देखिए कोलाइड होगा, यहाँ से जो हीटेड है और जो नॉन हीटेड है दोनों के बीच में। तो हीटेड मॉलिक्यूल और जो कूल मॉलिक्यूल है दोनों में क्या होगा? एक तरह से कोलिजन होगा। एज दे कोलाइड द फास्टर मॉलिक्यूल गिव अप सम ऑफ देयर एनर्जी टू द स्लोअर मॉलिक्यूल। और जैसे ही कोलिजन होगा ये क्या करेगा? अपना एनर्जी इसमें दे देगा। द स्लोअर मॉलिक्यूल गेन मोर थर्मल एनर्जी एंड कोलाइड विथ अदर मॉलिक्यूल इन द कूलर ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा? इससे कोलाइड करने के बाद ये गेन करेगा, फिर ये दूसरे कूलर से हीट करेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू until heat energy from the warmer object of spread throughout the cooler object। कहने का मतलब है देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये हीटेड है, इसमें गया, ये कुछ हीट हुआ, फिर ये पड़ोसी के पास गया, ये अपना ट्रांसफर किया। और जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में, कहने का मतलब कि जितना हीट इसके पास इसके बराबर नहीं होता वो ट्रांसफर रेट चलते रहेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीट कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग बेसिक फैक्टर। तो देखिए अभी तो हम लोग समझ लिए कंडक्शन। अब देखिए उसमें फैक्टर क्या क्या है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि कंडक्शन कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए द टेम्परेचर ग्रेडियंट सबसे पहला फैक्टर। इट डिस्क्राइब द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज। जो ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो क्या डिसाइड करेगा? डिस्क्राइब करेगा कि किस डायरेक्शन एंड रेट से वो टेम्परेचर चेंज होगा। Heat always flows from the hotter to cooler source because cold represents the absence of heat energy. The transfer between bodies continue until the temperature difference becomes zero or the contact is broken.
कहने का मतलब है कि दो बॉडी में अगर जो ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों का अगर इक्वल ना हो जाए या फिर कांटेक्ट जीरो ना हो जाए तब तक के ट्रांसफर होते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम से समझाया गया है। ट्रांसफर ऑफ हीट आपका एक ही डायग्राम से तीनों क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो है वो टच में है, हीट अप हो रहा है। और यहाँ देखिए रेडिएशन, ये क्या हो, जैसे हम लोग सनलाइट, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है हम लोग पास, तो वो क्या है, एक तरह का रेडिएशन है। तो यहाँ पे भी देखिए इससे एनर्जी निकल रहा है, इसको हाथ सेकने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रेडिएशन। और यहाँ पे ये क्या शो किया है, कन्वेक्शन। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े, कंडक्शन पढ़े, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ लेते हैं। बस आप डायग्राम ध्यान में रखिएगा। चलिए तो देख लीजिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व। फैक्टर हम लोग पढ़ रहे थे किसका, कंडक्शन किस पे डिपेंड करेगा। तो एक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे करेगा, और दूसरा क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, द ग्रेटर द साइज ऑफ द मटेरियल द मोर हीट इज नीडेड टू वार्म इट। एज ए corollary, the object within the smaller cross section are best at minimizing the loss of heat energy। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मतलब एरिया छोटा रहेगा, कोई भी, जैसे देखिए घर में खाना बनाते हैं, अगर थोड़ा सा कुछ अगर खाना बनाना था हम लोग छोटे बर्तन बनाते हैं, अगर ज्यादा बनाना था हम लोग बड़े क्योंकि अगर थोड़ा सा बनाना है बड़ा में करेंगे तो एनर्जी कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा। वही चीज को बोल रहे थे, क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व। चलिए देख लेते हैं अब इसमें आगे। तीसरा फैक्टर है द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब मटेरियल कैसा प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। हम लोग फैक्टर देख रहे हैं किसका, कंडक्शन का, इस पे वो डिपेंड करेगा। तो देखिए दो देख लिए हम लोग, कौन कौन सा देख लिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट देख लिए, और क्या देख लिए, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व। एक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट देख लीजिए और क्रॉस सेक्शन देख लिए किसका, मटेरियल का। तो अब देख लेते हैं अब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इस पर भी डिपेंड करेगा कंडक्शन। देखिए, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सच एज मेटल्स, aqueous solution of salt और ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, ईटीसी। ये सब क्या हो गया आपका, कंडक्टर के तौर पे काम करेगा। इसमें हीट क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। मटेरियल दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे देखिए प्रेशर कुकर पे जो लगा रहता है, या फिर जो हम लोग पैन यूज करते हैं, उसमें जो हैंडल पे जो ब्लैक कलर का लगा रहता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर का काम करता है। सच एज रबर, वुड, देखिए यही टेफ्लॉन इन कुकिंग यूटेंसिल्स। आएंगे एग्जाम्पल आगे, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको कंडक्शन समझ में आया होगा। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि तीनों को देखिएगा तभी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग कंडक्शन समझ चुके हैं, उसका फैक्टर भी समझ लिए किस पे वो डिपेंड करता है। कन्वेक्शन देख लीजिए, द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज कन्वेक्शन। देखिए वहां पे क्या हो रहा था कि मल्टीपल बॉडी था, ये हीट है तो इसको फिर हीट कर रहा है, फिर ये हीट हो गया इसको कर रहा है, एडजेसेंट में जो भी कूलर बॉडी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कन्वेक्शन में, और ये क्या होगा, लिक्विड और गैस में ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकुलर होगा। जैसे यहाँ पे है पार्टिकुलर एक बॉडी में, तो ये मूवमेंट करके दूसरे में चले जाएगा, इस तरीके से कुछ होगा। आइए देखते हैं आगे। In solid, the molecule are not free to move and therefore heat transfer through convection in solid is not possible। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्री मॉलिक्यूल नहीं है, दो ब्लॉक है उसमें फ्री मॉलिक्यूल है, इसका इसमें कुछ तो जाएगा नहीं, तो वहां पे संभव ही नहीं है ट्रांसफर का मॉलिक्यूल का। लेकिन हीट और जो लिक्विड है, जैसे पानी है, यहाँ से यहाँ चल गया, यहाँ से यहाँ चल गया, वो तो मूवमेंट है ही उसमें। गैस में भी वही बात है। तो वही बोल रहा है कि फ्री मॉल मूवमेंट देयरफॉर ट्रांसफर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन सॉलिड में पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान दीजिए इस पे, कन्वेक्शन जो बोल रहा है वो सॉलिड में पॉसिबल नहीं है, बस ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए, व्हेन ए लिक्विड और ए गैस इज हीटेड, क्या बोल रहा है, जब लिक्विड गैस को हीट करेंगे, द मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस गेट लाइटेंड
एज ए रिजल्ट राइज अपवर्ड, क्या होता है कि लिक्विड और गैस को आप हीट कीजिए तो वो क्या होगा, हल्का हो जाएगा, लाइटेंड होगा। दिस कॉज डिस्प्लेसमेंट, और वही क्या हो, जैसे देखिए आप सिंपल सा आप चाय बनाते हैं या फिर वाटर बॉयल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हीट लगता है तो वो उसमें क्या होगा, बबल्स जो आएगा, ये देखिए इस तरीके से कुछ होता है, यहाँ पे बॉयल करेगा फिर साइड में चल जाएगा, तो ये बोला राइज अप हो जाता है, जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल हिट होगा वो ऊपर उठने लगेगा। आगे फिर है इसमें, एज द इमीडिएट हॉट एयर राइजेस इट पुशेस डेंसर, क्या बोल रहा है, जैसे ही आपका हॉट एयर राइज होगा इट पुशेस डेंसर, इस तरीके से, इस तरह से राइज हुआ तो फिर ये डेंसर, जहाँ पर ठंडी पानी मान लीजिए, ठंडी मॉलिक्यूल है, पानी वाटर मॉलिक्यूल है, उसको क्या करेगा, उसको पुश करेगा कोल्डर एयर डाउन विच अगेन गेट्स हीटेड। दिस सीरीज ऑफ इवेंट रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट, और यही आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे कन्वेक्शन करंट के बारे में, और यही सीरीज ऑफ इवेंट होता है कि हीट होगा ऊपर जाएगा, फिर ये कोल्डर को पुश करेगा इधर आएगा, फिर ये हीट कोल्डर, फिर ये साइकिल इस तरह से चलते रहता है। तो आगे देख लीजिए इसमें, दिस साइकिल रिजल्ट्स इन ए कंटिन्यूअस सर्कुलेशन पैटर्न और ए कन्वेंशनल करंट एंड हीट इज ट्रांसफर थ्रू आउट द लिक्विड और गैस, इसी तरह से हीट उसमें ट्रांसफर होगा। बस ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें एक्चुअल मूवमेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है बट सॉलिड में नहीं होता है, कन्वेक्शन सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, उसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एडजेसेंट बॉडी को हीट अप करते रहता है। अब देखिए एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। द रूम हीटर हीट्स द एयर सराउंड्स इट नियर द फ्लोर, सिंपल सा है, रूम हीटर जो ठंड में हम लोग यूज करते हैं, कि वो क्या करता है, कन्वेक्शन की तरह वो धीरे धीरे मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल या जो अ, उसको हीट करता है, फिर वो धीरे धीरे सराउंडिंग को पूरा हीट अप कर देता है। हीटेड एयर एक्सपैंड एंड राइजेस टू द टॉप ऑफ द रूम, गर्म हवा क्या होता है, हीट होकर ऊपर चली जाती है। दिस फोर्सेस डाउन द कूलर एयर सो दैट गेट हीटेड, और ऊपर का जो कूलर एयर है फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर वो हीटर के आसपास संपर्क में आएगा, फिर वहां से हीट होगा, तो ये प्रोसेस इस तरह से क्या होता है, रूम हीटर जलाने से पूरा हीटअप हो जाता है। इन बॉइलिंग वाटर, मैंने पहले ही बता दिया इसका एग्जांपल, द हीट passes from the burner into the pot, heating the water at the bottom and resulting in convection। ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे भी एक देख लीजिए, और convection in the atmosphere causes warm air to the rise up and fall of the cool air, this heat energy transfer via circulation of air, सिंपल सा है, यही प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर में। जैसे चलिए वो लंबा हो जाएगा, क्लाइमेट में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, उस पर नहीं जाते, हम लोग इधर ही रहते हैं। चलिए तो हम लोग कंडक्शन देख लिए, कन्वेक्शन देख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन हैपेंस व्हेन हीट मूव्स as energy waves called electromagnetic wave directly from the source that is radiating object to another body। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तौर पे जो मूवमेंट होगा उस एनर्जी वेव को, उसको हम लोग बोलेंगे रेडिएशन। आगे देखिए इसमें क्या है, रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एन इंटरवीनिंग मीडियम, इट कैन अकर इवन थ्रू वैक्यूम। बोल रहा है कि रेडिएशन किसी भी इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी वहां पे वो ट्रांसफर हो जाएगा। ऑल मटेरियल रेडिएट थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर, द हॉटर एन ऑब्जेक्ट द मोर इट विल radiate। The sun is a clear example of heat radiation that transfer heat across the solar system। सन सिंपल सा एग्जांपल है, वो पूरे सोलर सिस्टम में हीट रेडिएट कर रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द वेवलेंथ, और टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है, वेवलेंथ को। देखिए जैसे एक एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा, सोलर कुछ करके था, ज्यादा गर्मी बढ़ जाने के कारण हो रहा था वो, सोलर फ्लेयर, आई थिंक सोलर फ्लेयर करके कुछ टर्म था, करंट में भी चल रहा था। आप लोगों को इसको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, द टेम्परेचर ऑब्जेक्ट affect the wavelength and frequency of the radiated waves as a temperature
increases the wavelength within the spectra of the emitted radiation, decreases and emits shorter wavelength with higher frequency radiation. चलिए अब देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट. क्या होता है, जैसे कि हम लोग भी जानते होंगे ब्लैक जो डार्क कलर है वो क्या करता है ऑब्जेक्ट व्हाइट कलर क्या होता है रिफ्लेक्ट कर देता है. That is the reason more comfortable in light color. देखिए आगे वही बात, लाइट कलर क्लॉथर इन समर. हम लोग गर्मी के मौसम में क्यों लाइट जनरली लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट आपका वुलन क्लॉथ्स कीप अप वार्म ड्यूरिंग द विंटर. फिर जस्ट अपोजिट हो जाता है विंटर में. वुलन क्लॉथ का यूज करते हैं हम लोग, वो क्या होता है वार्म, और उसमें भी डार्क कलर ज्यादा यूज करता है. इट इज सो बिकॉज वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट इज ए एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर. क्या बोल रहा है, वुलन कपड़ा क्यों करते हैं यूज. वूल जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इट हैज ए एयर ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर. और क्या होता है, जो ऊन का ये रेशा हो गया उसमें क्या होता है एयर फंस जाता है, तो एक तरह से बॉर्डर का काम करता है. तो अंदर जो हीट है और बाहर का कूलर है उस दोनों को टच नहीं होना. दैट्स वाई हम लोग वुलन कपड़ा पहनने के बाद हॉट फील करते हैं, थोड़ा गर्माहट का एहसास होता है. चलिए तो देख लेते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग. देख लीजिए, एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ. तो अभी हम लोग देखेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है. It states that the rate of heat lost by a body is directly proportional to the temperature difference between the body and its surrounding area. वही बोल रहा है कि जो बॉडी से लॉस्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. ठीक है, आगे देखिए फॉर एग्जांपल एक कप ऑफ टी एट 75 डिग्री सेल्सियस. कोई एक कप है, चलिए डायग्राम मेरा बहुत खराब है, कोई नहीं. और इसमें जो टी है वो है 75 डिग्री सेल्सियस का. loses heat at a much faster rate to surrounding at temperature 10 डिग्री सेल्सियस विंटर. जैसे देखिए सिंपल से समझिए कि आप ठंड के समय में चाय जो पीते हैं बोला जाता है कि जल्दी से पी लो वरना ठंडा हो जाएगा. वही समर में देखिए आप हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अगर चाय है तो अगर मान लीजिए चाय भी पी रहे हैं तो वो जल्दी ठंडा नहीं होता है. बट अगर देखिए यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है. कप ऑफ दिस 75 डिग्री सेल्सियस लूजेस हीट अप मच फास्टर रेट टू सराउंडिंग एट ए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस विंटर सीजन एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस समर. बोल रहा है कि अगर 75 डिग्री हीटेड है ये कप और अगर विंटर में 10 डिग्री है तो जल्दी ठंडा हो जाएगा. सिंपल सा है, सराउंडिंग अगर ठंडा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टी है वो जल्दी ठंडा हो जाएगी. और वही समर में अगर 35 डिग्री है तो सराउंडिंग उसका हीटअप है तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा. दिस लॉ इज हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ heating water as it can help to calculate at what rate the heater should heat up the water to compensate for the cooling of in the pipes. अब नेक्स्ट जो है आपका वो है हम लोग का हीट एंड स्टेट ऑफ मैटर. तो देख लेते हैं इसको. मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, हम लोग जानते ही हैं सॉलिड लिक्विड और गैस में. व्हेन एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन मैटर एंड इट्स सराउंडिंग थ्रू द प्रोसेस लाइक सब्लिमेशन, ध्यान दीजिए सब्लिमेशन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस. तो देखिए अब जो आने वाला टॉपिक है ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे. क्वेश्चन चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो रेलवे हो, सारे में पूछा गया है. तो चलिए देखिए सब्लिमेशन क्या होता है. इट इज द चेंज ऑफ ए सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैसियस. क्या है, सॉलिड है और डायरेक्ट क्या हो गया लिक्विड में ना कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट वो गैस बन गया. जैसे आप एग्जांपल लीजिए कैम्फर का, कपूर जिसको बोलते हैं. और भी कोई एग्जांपल है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में.
विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड। क्या होता है, ये लिक्विड ना होकर डायरेक्ट वो क्या हो रहा है, गैस बन जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम, देखिए यहाँ पे है अमोनियम क्लोराइड, कैंपर मैंने पहले ही बता दिया। नेप्थलीन ड्राई, हाँ ये एक और इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग कपड़े को कीड़ा लगने से बचाने के लिए हाउस में यूज करते हैं। फिर नेप्थलीन ड्राई और सॉलिड कार्बन, ड्राई गैस बोलिए या सॉलिड कार्बन, ये भी क्या होता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है। The opposite process of sublimation, where a gas undergoes a phase change into solid form, is called deposition or desublimation। अब इसी का अपोजिट फॉर्म, जैसे अभी हम लोग सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में अगर यही गैस से अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे और या डीसब्लिमेशन। तो आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस तरह का आपका ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग इज डिफाइंड एज द फेज ट्रांजिशन फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट, यूजुअली अकरिंग व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसमें एट द बॉइलिंग पॉइंट द क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द सेम एज द एक्सटर्नल प्रेशर एक्टिंग अपॉन इट्स सरफेस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के तौर पे दिया गया है समझने के लिए, तो देख लेते हैं हम लोग। हीट एंड स्टेट ऑफ मैटर, देख लीजिए। हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम एनवायरनमेंट, तो देखिए ये आइस है, वेपर है। अगर जैसे देखिए यहाँ से देखिए डायरेक्शन इधर है, आइस सब्लिमेशन होगा, जैसे मान लीजिए ड्राई आइस है, तो सब्लिमेशन होगा तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, मतलब कि गैस बन जा रहा है। अगर मेल्ट होगा, मेल्ट होगा तो वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। फिर अगर इसी को हम लोग फ्यूजन बोलिए या मेल्टिंग, और इसको अगर फ्रीज कर देते हैं लिक्विड को, तो फिर से वो आइस बन जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए, अगर लिक्विड को हीट करते हैं तो वो क्या होगा, इवेपोरेट करके फिर से वो वेपर बन जाएगा। और फिर अगर वेपर को हम लोग कंडेंस करते हैं तो वो वापस से लिक्विड बन जाएगा, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल समझ रहे होंगे। और फिर अगर यही वेपर को हम लोग कंडेंस ना करके डायरेक्ट अगर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसी को हम लोग डिपोजिशन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा इसको, या डी सब्लिमेशन बोलेंगे। हीट एनर्जी रिलेट टू द एनवायरनमेंट, देखिए यहाँ पे हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज कर रहा है। चलिए इसी में है आपका लैटेंट हीट, देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब है लैटेंट हीट, क्या होता है, लैटेंट हीट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट। जैसे यूनिट ऑफ लैटेंट हीट इज जूल पर केजी, ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट क्या होता है लैटेंट हीट का, जूल पर केजी। और लैटेंट हीट क्या होता है, इज द एनर्जी विच रिक्वायर्ड, लैटेंट हीट वो होता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, एब्जॉर्ब और रिलीज बाय सब्सटेंस टू चेंज। कोई भी सब्सटेंस है स्टेट चेंज होने के लिए, अगर सॉलिड से गैस हो रहा है या लिक्विड हो रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग बोलेंगे, मतलब सिंपल सा स्टेट चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे लैटेंट हीट। चलिए देख लेते हैं आगे। इट इज हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड और ए वेपर और ए लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। वही बात है, हीट लैटेंट हीट क्या है, जो हीट लगेगा स्टेट बदलने के लिए। लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, लैटेंट हीट क्या है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगा ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, सो द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट राइज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। द हीट the latent heat which we supply is used up in the overcoming to the forces of attraction between particle of substance during the change of state. Next है आपका, the latent heat is associated with melting a solid or freezing a liquid is called the heat of fusion. That associated with the vaporizing a liquid or a solid or condensing a vapor is called the heat of vaporization. देख लीजिए आगे। अब आपका स्पेसिफिक, हम लोग लेटेंट हीट देख लिया, अब स्पेसिफिक हीट देखें क्या होता है। स्पेसिफिक हीट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी
body by 1 degree to that required to raise the temperature of an equal mass of water by 1 degree. In simple terms, a specific heat is amount of heat per unit mass. देखिए क्या बोला, सिंपल समझ लीजिए. Specific heat is the amount of heat per unit mass of a substance required to raise the temperature by 1 degree Celsius. 1 degree Celsius से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग, जो हीट लगेगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट. द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम, यानी कि C इक्वल टू 4.186 जूल पर ग्राम. डिग्री विच इज हायर देन अदर कॉमन सब्सटेंस. अब देखिए यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन क्या होता है? Evaporation is the process by which liquid changes from liquid to gas. इवेपोरेशन के थ्रू ही जो लिक्विड है वो क्या होगा, गैस के फॉर्म में चेंज होगा. इवेपोरेशन इज अ सब्सटेंस Evaporation is a substance phenomena, sorry, surface phenomena. Particles from one particles from the surface gain enough energy to overcome the forces of attraction present in the liquid and change into the vapor state. यहाँ पे हो गया आपका इवेपोरेशन. आगे है तो देखिए, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर. किस पे? इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ. देखिए कोई भी आप मान लीजिए, कोई आपका कपड़ा है, अगर टी शर्ट है आपका, उसको धो दिए और आप उसको इस तरह से लपेट कर ही डाल दिए सूखने के लिए, तो क्या वो सूखेगा? जल्दी नहीं सूखेगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये सरफेस एरिया क्या है इस क्लॉथ का, कम है. लेकिन जैसे ही हम लोग मान लीजिए, सॉरी, इस तरीके से, चलिए मान लीजिए किसी तरह से ये टी शर्ट है, तो इसका अगर हम लोग फैला दिए, यहाँ पे अगर ये क्या था, सरफेस एरिया कम था, फैलाने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया. तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा, बढ़ जाएगा. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड. इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. इवेपोरेशन ध्यान रखिए कि जैसे हम लोग फैन, पसीना चलता है, फैन के नीचे आते हैं, तो हम लोग को क्या फैन से हवा ठंडी आ रही? नहीं, वो क्या हो रहा है कि जो हमारा पसीना है वो इवेपोरेट हो रहा है, उसकी वजह से कूलिंग. वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. द अपोजिट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज कंडेंसेशन. जो अगर ये सरफेस एरिया पानी ऐसे इस तरीके से उड़ रहा है, अगर उसी को हम लोग कंडेंस कर देते हैं ऊपर में, फिर ये ड्रॉप बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन. चलिए सिंपल हो गया. अब आगे देखते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज a measure of the average kinetic energy of an atoms or molecule in the system. The water molecules in a cup of hot tea have a higher average kinetic energy than the water molecules in a cup of cold tea, which also means they are more moving at a higher velocity. सिंपल सा है कि जो जो हीटअप कप है उसमें हायर काइनेटिक एनर्जी है, और जो कूल है वो उसमें कम है. वही बोल रहे हैं यहाँ पे. Therefore, the temperature is the measurement of hotness or coldness of a body. इसलिए हम लोग क्या है, टेम्परेचर का यूज क्या है, मेजरमेंट करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी. अब यहाँ पे देखिए टेम्परेचर स्केल देख लेते किस किस तरीके से होता है. तो देखिए फ़ारेनहाइट है. द फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर वाज क्रिएटेड बाय जर्मन साइंटिस्ट डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट. ध्यान रखिएगा किनके द्वारा बनाया गया था, तो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन द अर्ली 18th century में. The Fahrenheit temperature scales include negative temperature below 0 degree Fahrenheit. The coldest possible temperature absolute zero is minus 459.67 Fahrenheit. Water freezes at 32 degree Fahrenheit and boils at 212 Fahrenheit. The boiling and freezing point are therefore 180 degree apart. चलिए आगे देखते हैं सेल्सियस. The Celsius scale is also referred to as the centigrade scales because it is based on 100 division between the freezing and boiling point of water. Water freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius. Simple सा है. Fahrenheit to Celsius can be converted using the formula. देखिए Fahrenheit से Celsius में कैसे convert करेंगे, formula को ध्यान रखिएगा. F C is equal to F minus 32 by 1.8.
Like Fahrenheit, Celsius include negative temperature, absolute zero falls at -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पर केल्विन क्या होता है। The Kelvin scale was adapted from the Celsius scale in the 19th century by the British scientist William Thomson, later Lord Kelvin. Kelvin was designed in order to set the zero point of temperature scale at absolute zero. Thus, absolute zero is located at zero. Kelvin does not use degree in its notation. One can convert from Celsius to Kelvin by adding 273.15 to a Celsius temperature. अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में क्या कीजिए 273.15 जोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए जैसे वाटर फ्रीजेज एट 273.1 K एंड बॉयल्स एट 373.51 K। द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है ध्यान रखिएगा। रिलेशन बिटवीन यहाँ पे सही से दिया गया फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन द डिफरेंस ऑफ सेल्सियस बाय 100 फारेनहाइट -2 बाय 180 इक्वल टू होता है K -273/100। यहाँ पे देखिए टेबलर फॉर्म में दे दिया गया है। ये सब आप लोग देख लीजिए। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। सभी को पता होगा। द थर्मोमीटर दैट measures our body temperature is called clinical thermometer with a range of 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस देख लीजिए। क्या है देखिए हीट इज ए मेजर्स ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन मटेरियल और सिस्टम। वहीं पे टेम्परेचर क्या है टेम्परेचर इज डिस्क्राइब द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विद इन ए मटेरियल और सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है हीट इज क्लासिफाइड एज ए प्रोसेस वेरिएबल दैट इज अ मेजर ऑफ चेंज एंड नॉट प्रॉपर्टी possessed by an object or system. An object can gain heat or lose heat but it cannot have heat. वहीं पर temperature is classified as a state of variable that it is a measurable physical property of an object. Other measurable physical properties includes velocity, mass, density, etc. नेक्स्ट है आपका इसमें द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल। वहीं पे एसआई यूनिट टेम्परेचर क्या है केल्विन। हीट का एसआई यूनिट क्या है जूल और टेम्परेचर का क्या है केल्विन। हीट इज ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी कॉज्ड बाय डिफरेंट इन टेम्परेचर बिटवीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देख लीजिए हीट वर्सेस टेम्परेचर दिया गया है कुछ। Each atom has a certain amount of kinetic energy. The collision among atoms transfer kinetic energy from one to another atom. The more atoms are counted, the greater the heat energy will be. Temperature in measures of average kinetic energy of those atoms. Thus, it plays a major role in understanding how much heat energy an object has at particular temperature. To illustrate at room temperature, two glasses. चलिए देख लीजिए एग्जाम्पल को समझ लीजिए। Two glasses of water, one completely full and other exactly half full, may have the same temperature, but the full glass is twice the heat energy of the half full glass because the full glass has twice as the molecules, each carrying some heat energy or kinetic energy. चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। For other purpose, we use the laboratory thermometers. The range of these thermometers is usually from -10 degree to 110 degree. Next इसमें देखिए अब normal body temperature varies by person, age, activity and time of the day. The average normal body temperature is generally accepted 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है तो डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अब है थर्मल एक्सपेंशन। तो देख लेते हैं क्या है।
थर्मल एक्सपेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इट्स शेप। क्या करता है वो? उसका टेंडेंसी है कि चेंज शेप को बदल दे। एरिया एंड वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द टेम्परेचर, इट टेक्स प्लेस इन ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ मैटर। On heating a substance, the kinetic energy of its molecule increases. Thus, the molecules begin vibrating, moving more, and usually maintain a greater average separation. Next is when the gases expand more than liquid, and liquid expand more than solid for the some amount of it. सिंपल सा बोल रहा है, गैस क्या होता है, ज्यादा एक्सपेंड करेगा लिक्विड से, और लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा सॉलिड से। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉन्ट्रैक्ट। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है? देयर इज एन एक्सेप्शन। क्या है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री। वॉल्यूम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, माने कमेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ आइस इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। द फिनोमेना इज टर्म्ड एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए आगे क्या है। द रिलेटिव एक्सपेंशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द मटेरियल्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड जनरली वैरीज द टेम्परेचर। अब देखिए एक्सपेंशन, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमीटर यूज्ड टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड सच एज mercury or alcohol to measure the temperature using the calibrated scale. Railway line require expansion gaps। देखिए दो अगर लंबा लाइन है, यहाँ पे से गैप देके जोड़ा रहता है फिक्स प्लेट से, और या फिर जो ब्रिजेज पे भी देख सकते हैं आप लोग, तो क्या होता है, एक्सपेंशन गैप दिया रहता है सिमिलर टू ब्रिजेज टू अवॉइड बकलिंग इन हॉट वेदर। जब जैसे ही वो गर्म होगा, जब एक्सपेंड करेगा तो ये उसका बकलिंग ना हो, यानी कहने का मतलब कॉलिजन ना हो जाए, एक दूसरे पे प्रेशर ना लगा, इसलिए वहां पे गैप दिया जाता है। नेक्स्ट है, अब इसमें आपका इन ए कार रेडिएटर प्योर वाटर इज नॉट यूज्ड। क्या होता है? प्योर वाटर नॉट यूज होता है, इट्स फार हायर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन देन ए टिपिकल इंजन कूलेंट। इसीलिए वहां पे क्या होता है, कूलेंट यूज करते हैं। इट कैन बी हजार्डस इन कोल्ड वेदर बिकॉज फ्रोजन वाटर इन रेडिएटर कुड एक्सपेंड एनफ टू क्रैक द इंजन ब्लॉक। क्या बोल रहा है कि अगर वाटर यूज करेंगे तो ठंड में, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड है, आइस जमने वाला है, तो वहां पे क्या होगा, रेडिएटर को वो नुकसान कर देगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको एक एक करके कवर कर लेते हैं हम लोग। चलिए देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा जो आप पढ़ के आए अभी तक। देखिए, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टेकन हाई एल्टीट्यूड। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे ले जाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, वो हट जाएगा। जैसा कि देखिए हम लोग बोले थे कि अगर कोई बॉल गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ग्राउंड पर सबसे नीचे और यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट रहेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि टेकन हाई एल्टीट्यूड, ऊपर ले जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा है 20 मीटर along द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन हम लोग क्या पढ़े थे, बताइए क्या पढ़े थे। आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 2 का 0 जूल। अब कैसे होगा आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए एक्सरसाइज के तौर पे रहेगा आपके लिए। विच ऑफ द एनर्जी, विच ऑफ द फ्लोइंग आर स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें से बताना है स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पावर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे सॉरी, पावर के साथ वर्क भी है और एनर्जी भी है, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी वो एनर्जी, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये 1 3 और 4, 1 3 और 4। हाँ ठीक, तो मैंने बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी और पावर वर्क ये सब स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है, वेक्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग वाटर एट 100 कंटेन सेम अमाउंट ऑफ हीट। बोल रहा है कि अगर जो स्टीम है 100 डिग्री पे और बॉइलिंग वाटर जो बॉयल मतलब उबलता हुआ पानी जो है 100 डिग्री पे, दोनों का हीट अमाउंट ऑफ हीट सेम होगा। ये एक स्टेटमेंट ये हो गया। और इसमें देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट। ध्यान रखिए पहला स्टेटमेंट, ये एक बॉइलिंग वाटर का और जो वेपर है 100 डिग्री पे, वो दोनों का अमाउंट ऑफ हीट सेम होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। और फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का और लेटेंट वेपोराइजेशन होगा, दोनों का क्या लेटेंट हीट सेम होगा। फिर आपका इन एयर कंडीशनर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रूम एयर एट द इवेपोरेटर कॉइल्स एंड इज इजेक्टेड आउट एट द कंडेंसर कॉइल। चलिए तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ओनली 3। इसमें पूछा क्या था वो देख लीजिए, एक सेकंड। आपसे पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो ये हो जाएगा ओनली 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें देखिए क्या है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम क्या होगा। अगर पानी को हीटअप करेंगे तो 0 to 10 डिग्री, तो वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम जो हो जाएगा वो फर्स्ट डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। और ये आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, 6 क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू द क्लाउडनेस नाइट बिकॉज, देखिए अगर बादल छाया रहता है तो गर्मी ज्यादा लगती है, और क्लाउडलेस रहता है तो नहीं लगती है। तो क्या है उसका कारण। उसका कारण है बिकॉज क्लाउड जो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हम लोग हैं और यहाँ बादल ऐसे ऐसे बादल है, तो यहाँ से जो हीट रेडिएट हो रहा है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा अर्थ पे। इसकी वजह से क्या होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू है तो हम लोग को वार्मर फील होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आएगा, जितने भी हम लोग इस सेशन में डिस्कशन किए टॉपिक हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा के देखिए, आपको इस एक क्वेश्चन तो आपको श्योर शॉट मिल ही जाएगा। और अब मेरा भरोसा मानिए, ये सेशन जो है इस दृष्टि आईएएस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सारे सेशन को देखिए एक एक करके, आपका बिल्कुल जो साइंस में आपका अगर बीपीएससी देने वाले हैं आपको चिंता हो रही है तो बिल्कुल ही वो दूर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, ये कौन सा चैप्टर था, 3। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे वेव एंड साउंड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन मतलब चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, वेव एंड साउंड, साउंड पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए ऑल द